हाय एवरीवन, वेलकम टू बैंक स्टेट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी स्टेट स्टेट के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं, तो आप लोग आईपीएस ऑर्डिनेंस से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। 10 सितंबर को अपना एग्जाम है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एंड पासवर्ड या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपना एडमिट कार्ड आप चेक कर सकते हैं। आज हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बारे में। सो इस सेशन को आप अच्छे से देखिएगा। हु कैन इशू ईयूपी वाउचर्स? पहला क्वेश्चन हम लोगों का है नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स या बैंक्स ओनली, बोथ ए एंड बी, या फिर आरबीआई। कौन इशू कर सकता है ईयूपी को? अच्छा, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ईयूपी एक्चुअली में होता क्या है। ये ईयूपी जो है ये होता क्या है, क्योंकि इस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। देखो, ईयूपी जो है एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब यूपीआई एंड ईयूपी में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये समझ लेते हैं। यूपीआई क्या है? यूपीआई में आपका फिजिकल करेंसी जो मेन करेंसी रहता है उसको डेबिट करा जाता है। हाउएवर ये एक आपका डिजिटल रूपी है, डिजिटल करेंसी को यूटिलाइज करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस और बारकोड के इसमें इसको यूटिलाइज करा जाता है। दो फॉर्मेट में ये चीजें चलती है। ठीक है, ईयूपी आप लोगों को समझ में आ गया मेन। सो कौन कौन इशू कर सकता है इस पर आरबीआई गाइडलाइंस आप लोगों को ध्यान में रखना है, बोथ ए एंड बी। पीपीआई इशुअर्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे है ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं, वॉलेट वाला पेमेंट्स रहता है। साथ में आपके अभी बैंक्स भी इशू कर रहे हैं, तो 11 बैंक्स को इसका अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, एनपीसीआई के साथ में 11 बैंक्स इसको इशू कर रहे हैं। ऑलराइट, इन 10 दिन में अगर आप अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर करते हो तो देखो, आपने पुराना प्रिपेयर कितना करना डजंट मैटर। इन 10 दिन में आप क्या प्रिपेयर करोगे वो मैटर करेगा, क्योंकि रिवीजन और लास्ट मोमेंट की स्टडी से आप आपका पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो खुद का सेल्फ लेवल पर। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैप ऑन द टोटल डिफॉल्ट लॉस गारंटी? इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, डीएलजी कवर फॉर एनी आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो अमाउंट, 5%, 8%, 10%। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सो इसका करेक्ट आंसर है 5%। अच्छा, पहले समझ लेते हैं डिफॉल्ट लॉस गारंटी होता क्या है। देखो, डिफॉल्ट लॉस क्या होता है? एक होता है आपका रेगुलेटेड एंटिटीज, इसको आरएच से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। एक होता है क्वालिफाइड एंटिटीज। क्या होता है? क्वालिफाइड एंटिटीज। ठीक है, तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज कैसे होते हैं? जैसे कि बैंक हो गए, और क्वालिफाइड एंटिटीज कौन से हो गए? जो कॉम्पनसेट करते हैं। हम समझते हैं ये बैंक है जिसने कस्टमर को लोन दिया। अब इस लोन का डिफॉल्ट होने पर जो लॉस होगा उसका जो गारंटी लिया जाता है वो मिलता है क्वालिफाइड एंटिटीज। ठीक है, ये क्वालिफाइड एंटिटी क्या लेता है? लोन का गारंटी लेता है डिफॉल्ट होने पर, लॉस होने पर। तो लॉस किसको होगा? बैंक को। तो ये कौन सी है? रेगुलेटेड एंटिटीज, इनको लॉस होता है, इसका गारंटी कौन लेता है? क्वालिफाइड एंटिटीज। तो डिफॉल्ट लॉस गारंटी कवर जो रहता है किसी आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो पर, तो उसका कैप कितना है टोटल? तो 5% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो अमाउंट। लोन पोर्टफोलियो अमाउंट का 5% कवर रहता है। ठीक है, इसमें आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो के टर्म में। आया समझ में आप लोगों को? अब देखो, जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस का जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3 स्पेशल क्लासेस आप लोगों की आई थी, तो उसमें आप लोगों के 20-30 मार्क्स की कवर हो चुका था। सेम आरआरबी स्टेट 2 की आप लोगों की स्पेशल क्लासेस इस फाइनेंशियल अवेयरनेस के कोर्स में आई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखना है? अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस को प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चैलेंज आप लोगों को फेस करने में हमेशा आएगा। आप पीडीएफ्स पढ़ेंगे, आप लोगों को याद नहीं रहेगा डेटा। उसके लिए आप लोगों के प्रॉपर प्रिसाइज लेक्चर जिसमें मैम ले रही है ऑलरेडी आप लोगों का। इसके अलावा आप कंप्यूटर अवेयरनेस भी ले सकते हैं। साथ में अगर आप लोग इसके अलावा आप लोग एक बंडल है बेस्ट, जिसमें आप लोगों को तीनों कोर्स अवेलेबल है। कौन कौन सा? आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस और आपका फुल एंड मॉक टेस्ट। फुल एंड मॉक टेस्ट से आप लोगों का क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश में प्रिपेयर होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है अभी आप लोगों को आइडिया नहीं रहेगा। जैसे ऐसा अपन को इल्यूजन रहता है कि हमको सब समझ में आता है कि एग्जाम में क्या पूछेंगे, बट हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमको समझ में आता है नहीं यार ये चीज तो मैं इग्नोर कर रहे थे। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को वहां पर प्रिपेयर करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप बंडल ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां से आप लोग आरआरबी 10 कूपन कोड लगाना है। ठीक है, आरआरबी 10 कूपन कोड लगाएंगे तो आप लोगों को फर्दर 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। वैसे इसका प्राइस इतना ज्यादा नहीं है अब। ठीक है, एक और आप लोगों के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट पेस्ट्रीज, अगर आप पर्टिकुलर पेस्ट्रीज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सेम कूपन कोड लगाना है आप लोगों को, आरआरबी 10। ठीक है, अगर आप लोग आईआईटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको आरआरबी 10 कूपन कोड लगाना है। दोनों पे फर्दर 10 एक्स्ट्रा परसेंट का ऑफ हो जाएगा, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाना, उससे आप लोग रियल एग्जाम में प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप लोगों को क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। राइट, टाइम मैनेजमेंट रहता है, कौन से क्वेश्चन सही टाइम पर पिकअप करने हैं, इन सबका आप लोगों को आइडिया लगेगा। साथ में आप लोगों को आपकी रैंक के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को एक और चीज इसमें ये है, इसमें भी सेम आपको आरआरबी 10 कूपन कोड लगाना है, आरआरबी 10 इसमें भी कूपन कोड लगाना है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली मत लो,
रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में बेसिक से करने का टाइम नहीं रहा, अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन है तो आप लोग मॉक टेस्ट के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली। नहीं, कंप्यूटर अवेयरनेस भी आप लोगों का 20 मार्क्स का रहेगा, 10-15 मार्क्स यहाँ से ला सकते हो। लास्ट में कट ऑफ कितना था आप लोगों का? 50 समथिंग था, 55 समथिंग। इतने मार्क्स अगर आप 10-15 नंबर हर सब्जेक्ट से लेकर आएंगे, हर सेक्शन से लेकर आएंगे, तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यही आपको बैलेंस मेंटेन रखना है, हर सब्जेक्ट में प्रॉपर मार्क्स लेकर आता है, किसी एक सब्जेक्ट में इतना डिवोटेड नहीं होना है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Who can avail of the liberalized remittance scheme LRS? रेमिटेंस स्कीम लिबरलाइज को कौन यूज कर सकता है, कौन अवेल कर सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कर सकते हैं केवल, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट भी कर सकते हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और माइनर दोनों कर सकते हैं, बोथ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एंड माइनर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन तो लगभग सेम कौन कौन दीजिएगा, इन तीनों में से करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली। देखिए रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के साथ एनआरआई भी आते हैं इसके अंदर, लेकिन गिवन ऑप्शन में ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होता क्या है? ये फेमा एक्ट आप समझते हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये इशू करा गया है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को। तब इसमें क्या होता है? आउटवर्ड रेमिटेंसेस होते हैं। आउटवर्ड रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो इंडिया को छोड़कर अदर कंट्रीज में रेमिट हो रहा है पैसा, उसको बोलते हैं रेमिटेंस स्कीम, आउटवर्ड रेमिटेंस। उसको रेगुलेट करती है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, तो ये फैसिलिटी कौन अवेल कर सकते हैं? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, कोई पार्टनरशिप फर्म और ये सब नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट्स नहीं कर सकते। ठीक है, एनआरआई कर सकते हैं बिल्कुल इसको, इसके अंडर। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। The one bank report is published by which organization? बताइए कौन इशू करता है वन बैंक रिपोर्ट को? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन इशू करता है? इसका करेक्ट आंसर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बीआईएस। बेसिल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस, इसके अंडर इसको इशू करा जाता है वन बैंक को। इसके अंदर क्या आता है? जो रिस्क वाला पैरामीटर से रहता है, एग्रीगेटेड पैरामीटर से रहता है रिस्क को रिलेटेड, उसका रिपोर्ट वन बैंक रिपोर्ट के नाम से पब्लिश करा जाता है बाय बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतना अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the purpose of the sovereign gold bond scheme 2023-24? चलो जनरली आप समझ लो, sovereign gold bond का 23-24 तो ठीक है, sovereign gold bond का मेन पर्पस क्या है? टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड या शेयर्स को प्रमोट करने के लिए है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसके लिए है। टू इश्यू गवर्नमेंट बॉन्ड्स बैक्ड बाय गोल्ड, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड विदाउट फिजिकल पोजीशन। इनमें से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड विदाउट फिजिकल पोजीशन। ठीक है, इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा इसमें डेटा हमेशा अपडेट होता रहता है। इसमें क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाना। आपको मैम ने YouTube के फ्री सेशंस में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में कवर करा है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। आप इसे पीडीएफ रैंडम ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे, इतना डेटा याद नहीं कर सकते आप लास्ट 10 डेज में भी। और इसमें बहुत रिवीजन रहता है। जब हम किसी वीडियो को प्रॉपर वे में, प्रिसाइज वे में सुनते हैं तो वो हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो आप उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, वाइसली इन 10 दिनों को यूज करेंगे तो आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले क्या प्रिपरेशन करा था उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप इन 10 डेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, इससे फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the expected per capita income goal for India by 2047 as per World Bank standards? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? $15,000, $18,656, $20,089, $21,664। इसका भी करेक्ट आंसर डी है, $21,664। अब ये एक एक पैरामीटर से आपको डिटेल में करना है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है आपकी आरआरबी स्केल एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के फैक्ट फिगर में आप जरूर कंफ्यूजन होगा आप लोगों को लास्ट डेट से रिलेटेड या फिर कुछ और फैक्ट से रिलेटेड, तो इनको आपको प्रॉपर वे में करना है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ 81 बॉन्ड्स फॉर बैंक्स? क्या है इसका बेनिफिट? डायरेक्ट इक्विटी ओनरशिप फॉर इन्वेस्टर्स, raising capital without diluting equity, low interest rates for borrowers, exemption from regulatory oversight।
इसका करेक्ट आंसर है रेजिंग कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग इक्विटी। अब ये कैसे है पहले हम समझ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है जब आपके पास बैंक के पास जब टफ टाइम आता है उसमें लॉसेस होते हैं, तो क्या होता है इक्विटी ना सेल करना पड़े और कस्टमर का पैसा भी सिक्योर्ड रहे, उसके लिए क्या करा जाता है 81 बॉन्ड्स इशू करे जाते हैं। 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स परचेज करते हैं हायर इंटरेस्ट पे, उसका कोई फिक्स टाइम रहता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या रहता है एक इन्वेस्टमेंट रहता है बाय इन्वेस्टर्स फॉर बैंक्स, तो बैंक इस फंड को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि यस बैंक में आप लोगों ने देखा होगा। आया समझ में 81 बॉन्ड्स का। तो ये क्या करता है विदाउट डाइल्यूटिंग इक्विटी आपको अपने आप पैसे मतलब बैंक्स अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं फॉर रिस्क वाले के पैरामीटर्स पर। अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, व्हिच बैंक रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू ऑफर यूपीआई पेमेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। देखो अभी तक आप लोगों ने देखा था यूपीआई जो चलता है वो डेबिट कार्ड से सबके थ्रू चल रहा था, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड पे इशू करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को ऑब्वियसली ये दोनों दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा होता है कैनरा बैंक, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो कैनरा बैंक पहला बैंक ऐसा है पब्लिक सेक्टर बैंक जो ऑफर करता है यूपीआई पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UPI 123 Pay is an IVR-based solution launched by which bank to make UPI transactions accessible without smartphones? स्मार्टफोन्स के बिना एक्सेस। आपका करेक्ट आंसर है इसका पंजाब नेशनल बैंक। जिसको आता था उनको समझ में आ चुका होगा, पंजाब नेशनल बैंक ने UPI 123 Pay लॉन्च करा है। आया समझ में? और इसका बेनिफिट क्या है? IVR के थ्रू विदाउट स्मार्टफोन्स UPI को एक्सेस करा जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the timeline within which the Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) sends digital reports to public sector banks regarding loan requests? आइए पहले समझते हैं हम लोग। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन सा रिपोर्ट शेयर करता है? ये क्या है? ये फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में सब एक काम, ये फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है सारी लोन का डेटा, फ्रॉड का डेटा, मनी लॉन्ड्रिंग का डेटा सबको ये कंसोलिडेट करते हैं और बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं। बैंक को प्रोवाइड करने का इनका टाइमलाइन कितना है? करेक्ट आंसर इसका है 15 डेज। 15 डेज आप लोगों को याद रखना है। क्या चीज है ये? सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। याद रखना आप लोगों को। तो ये क्या करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिपोर्ट शेयर करता है। क्या टाइमलाइन है इसका? 15 डेज का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो आप लोग अपने प्रॉपर्ली फाइनेंशियल अवेयरनेस को जून जुलाई अगस्त को तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आगे सर्कुलर्स तो यार देखो ऐसा है कि आप लोग तो जितना करो इतना कम है, लेकिन आप उसको प्रॉपर वे में करो। ऐसे पैसेजेस को करोगे तो आपको खुद को आइडिया नहीं रहेगा किस लाइन से वो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये चीजें आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल है, वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है। आपको जो कोर्स दिखाया गया था आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट की तरफ आप एक्सेस कर सकते हो। कुछ इशू हो 9900206520 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। I'll see you next time। फिर जब तक के लिए गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।